वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स और डियर व्यूअर्स। जीएसटी का सेकंड पार्ट जो हम पार्ट फर्स्ट में बात कर चुके हैं, पार्ट टू अब उसके आगे कंटिन्यू रहेगा। जीएसटी के बारे में हमने क्या क्या बेसिकली पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। जो हमने पहले बात करी, कुछ टॉपिक्स आपके सामने स्लाइड्स में आ रहे होंगे, एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या बात करी है करके, कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा है, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद शॉर्टकमिंग्स पढ़ी हैं। दैन उसके बाद जीएसटी की मीनिंग, उसका इवेल्यूशन, गवर्नमेंट कहाँ से रोल आउट हुआ, उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। देन उसके बाद अब जो आ रहा है जीएसटी का सेकंड पार्ट, बेसिक पार्ट है जो बहुत अच्छा और इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कहें तो एक ही बात पड़ेगी। इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप। क्या क्या लैंडस्केप, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जीएसटी पर, इसके ऊपर बात करेंगे आज। जीएसटी का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसका क्या पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी में, उसके बारे में बात हो रही। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले ये चाबी बनी हुई है, पहले एक फर्स्ट पॉइंट इसके ऊपर बात करेंगे। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर रिप्लेस मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर्स विद सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स सिस्टम। सही बात है, वो ज़्यादा टैक्स स्ट्रक्चर होने से क्या हो गया कि बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही थी। अब क्या हो गया, जीएसटी यूनिफाइड वे पे एक ही जीएसटी का स्ट्रक्चर है जो सबके लिए यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकेंड बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। जो सेकंड एडवांटेज है, प्रिवेंट टैक्स ऑन टैक्स, लोअरिंग ओवरऑल टैक्स बर्डन। भाई जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स में, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो आता था उसको क्या करने का काम किया इसने, एलिमिनेट करने का, उसको हटाने का काम किया। ये भी क्या है, इम्पैक्ट है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसके बारे में मैं अभी पूरा और डिस्कस करूँगा एक एक करके। देन थर्ड पॉइंट आता है यूनिफाइड मार्केट। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इट क्रिएट्स अ सीमलेस नेशनल मार्केट फॉर इजियर बिजनेस ऑपरेशंस। भाई जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसको सीमलेस मतलब कंटिन्यूस वे पे काम करने के लिए एक मार्केट प्रोवाइड करता है ये टैक्स स्ट्रक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि आपको अगर कंटिन्यूस वे पे मार्केटिंग करनी है या बिजनेस चलाना है तो उसके लिए बिजनेस पर्सनस के लिए बिजनेस ऑपरेशन को ईजियर बनाने के लिए यूनिफाइड मार्केट क्रिएट करता है जीएसटी का स्ट्रक्चर। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज कंप्लेंट्स, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस टैक्स एविजन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्रांसपेरेंसी क्या करता है, बढ़ाता है। उससे क्या निकल के आती है कि आपका जितने भी टैक्स इविजन है, ये करके जो चोरी है, डिजिटलाइजेशन के थ्रू क्या हो गया, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो गई है, जिससे क्या हो गया, गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है अभी थोड़ी देर बाद मैं और बात करूँगा इसके बारे में। फिफ्थ पॉइंट इकोनॉमिक बूस्ट है, इंकरेज कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट और इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई आपका कंजप्शन बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और ग्रोथ उससे क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तो उससे क्या होगा, किसी भी देश की या किसी भी इकोनॉमी की क्या ग्रोथ पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक बूस्ट बनता है। ठीक है, ये है जीएसटी के एडवांटेज। और इसको मैं क्लेरिफाई करते हुए, ये एक डायग्राम है, ये आप बनाते रहिए और बना लीजिए, बहुत अच्छा है। आगे बात करेंगे इसी को, मैं थोड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पे बात करता हूँ, क्योंकि ये एक एक करके मैं इसको पॉइंट खुद ही लिखते हुए चलूँगा, तो और इसको मिटा भी दूँगा, तो आप लोग लिखते रहिए। तो सबसे पहली बात कर रही है हमने, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है पॉजिटिव इम्पैक्ट में, सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। ओके, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये आप लिखते रहना, क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं इसको देखते रहिए। इसमें जीएसटी पहले क्या होता था, जब इंडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता था, वैट होता था या सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी, और भी कितने प्रकार के जो, या सर्विस टैक्स कह सकते हैं, लिख दिया हमने। ठीक है, और भी जितने भी टैक्स थे उनको कंसोलिडेट करके एक सिंप्लीफाइड वे पे हम क्या लेके आए, जीएसटी लेके आए। ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सेकंड क्या हो सकता है, बूस्ट बूस्ट टू बिजनेस एंड ट्रेड। ये लिखते रहिए भाई, बिजनेस को और ट्रेड को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि भाई यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए टैक्स सिस्टम में। बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ इंटर स्टेट टैक्स एंड यूनिफॉर्म टैक्स रेट दैट फैसिलिटेट डूइंग बिजनेस स्पेशली इन एमएसएमई। भाई एमएसएमई जितने भी है, मिड और स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेज जितने भी हैं, उनके लिए बिजनेस करने के लिए टैक्स का यूनिफॉर्मिटी रेट होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हो गया, यूनिफॉर्मिटी आएगी तो इस बिजनेस और ट्रेड करने के लिए क्या होगा, वो भी बूस्ट होगा। देन इंक्रीज टैक्स कंप्लियंस, जो मैंने पहले भी लिख दिया है, इंक्रीज टैक्स कंप्लियंस। दैट मीन्स ये यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल की बात हो रही है। डिजिटल इन्वॉइसिंग जो है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है गवर्नमेंट के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब जीएसटी की बात करते हैं, इन्वॉइसिंग एंड फाइलिंग।
डिजिटल इन्वॉइसिंग एंड फाइलिंग जो होता है क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प टू कर्व द टैक्स, कर्व टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, या हम कहें कर्व टैक्स इविजन की बात करें, टैक्स इविजन, EVASION, ठीक है। दैट मीन्स जो इंक्रीज कंप्लेंट्स टैक्स स्ट्रक्चर क्या करता है, टैक्स इन्वॉइसिंग बढ़ाता है, क्योंकि डिजिटल बिलिंग होगी, इन्वॉइसिंग दैट मीन्स बिल बिल बनाना, एंड फाइलिंग जो है कोई भी पेमेंट है हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इससे क्या हो, टैक्स की चोरी बचाई जा सकती है। एक 3 पॉइंट ये हो गए। अब इसी के आगे और बढ़ते हैं, ये बात कर लिए, उसके आगे हम बात करेंगे एक और फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, देन आगे बात करेंगे हम, फोर्थ पॉइंट हो सकता है हमारा, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, चलिए फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट। कैसे, ये रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब है द रिमूवल ऑफ बॉर्डर चेक पोस्ट फॉर स्टेट टैक्स दैट रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कॉस्ट। भाई आपका जो भी बॉर्डर चेक पोस्ट में जितने भी टैक्स बर्डन लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, और ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम लगता है लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है, घटा देता है, ठीक। देन एक पॉइंट और लेते हैं, हायर गवर्नमेंट रेवेन्यू, हायर गवर्नमेंट रेवेन्यू। भाई इंप्रूव टैक्स कलेक्शन होगा तो ये क्या होगा, जीएसटी के आने से क्या हो गया, क्योंकि टैक्स का कलेक्शन जो है गवर्नमेंट के पास ज़्यादा जाने लगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैक्स कलेक्शन स्टीपली बढ़ने लगा, ब्रॉडर बेस बनने लगा है, ये इसका एक एडवांटेज है, सरकार के पास पैसा बहुत आने लगा टैक्स के रूप में। अगर हम बात करें कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, चैलेंजेस भी हैं इसमें, चैलेंजेस की बात करेंगे, जो है एक तो है आपका मल्टीपल, ये चैलेंजेस का है या इम्पैक्ट भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल टैक्स स्लैब्स, 5 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, और ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, मल्टीपल टैक्स स्लैब है, और हायर कंप्लियंस बर्डन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जो स्मॉल बिजनेसेस हाउसेज हैं उनके लिए हायर टैक्स का जो कंप्लेंट्स है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है कई बार, ये इसका एक चैलेंज है जो उसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। और कुछ सेक्टोरियल जितने भी हैं, कुछ सेक्टोरियल, ये अच्छा पॉइंट है, सेक्टोरियल इम्पैक्ट भी है, तो ये सेक्टोरियल इम्पैक्ट क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, टेक्सटाइल, और एक एग्जांपल और लेते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं, या हम कहें रियल इस्टेट, रियल इस्टेट, ठीक है। ये दो हमने एग्जांपल लिए। अब इसमें क्या है कि कुछ इंडस्ट्रीज और भी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, ये क्या डिफिकल्टी फेस कर रही है इनपुट क्रेडिट की, इनपुट टैक्स क्रेडिट की। कई बार क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब इनकी कुछ डिमांड है जिसका पैटर्न जो ये चाहते हैं चेंज हो, ये आने वाले समय में चेंज होगा, अभी के हिसाब से ये थोड़ा दिक्कत है। और कुछ इन्फ्लेशनरी, एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये तो हो गया, एक पॉइंट और लेते हैं, ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये चैलेंज का है या हम इसको इम्पैक्ट कहें, ये नेगेटिविटी भी कह सकते हैं, इसको नेगेटिव अप्रोच भी हो सकता है, नेगेटिव या डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। आगे अभी हम बात करने वाले डिसएडवांटेज के बारे में, अगर थोड़ी और बात कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट, एक और पॉइंट लिख देता हूँ मैं, इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी एन है, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। भाई क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ी तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बढ़ता है। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि अगर कुछ चीपर प्रोडक्ट होते हैं और सर्विसेज होते हैं, कई बार वो क्या होता है, उनके टैक्स के रेट अगर बढ़ा दिए जाए तो उसका इफेक्ट जो है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जो है जीएसटी की वजह से पड़ जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई चीज़ 12% पे, गवर्नमेंट अगर उसकी मार्केट में शॉर्टेज है तो टैक्स बर्डन बढ़ा के 18% कर दे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जो होगा टैक्स के कलेक्शन में पड़ जाएगा, ठीक है। ये एक नेगेटिव अप्रोच है। अब आगे बात करेंगे, ये कुछ स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए कुछ नोट्स बना रहे हैं, तो मैं अभी पढ़ता तो नहीं हूँ, मतलब ये स्क्रीन आप देख लीजिए, और उसमें जिसको भी देखना है आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी है, और इसी को देखते हुए आप अगर कोई और भी देखना चाहता है तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, इसको पॉज करके आगे बात करते हैं इसी के आगे। ये कुछ हिंदी में ही उसके इम्पैक्ट के बारे में बात हो रही है, इम्पैक्ट क्या क्या है देख लीजिए। देन जो हमने इम्पैक्ट के बारे में बात करी, प्रभाव, प्रभाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हिंदी में हमने बात करी है, सेकंड पॉइंट जीडीपी में हमने बात करी, जीडीपी को बढ़ावा देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट और बात कर लेते हैं भाई, थर्ड पॉइंट है टैक्स इवीजन, जो हमने बात की, टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करी, ठीक है। इकोनॉमी में औपचारिकता जो है छोटे, और इसका इफेक्ट क्या है, ये जितने भी लोग भी देख रहे हैं, इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आता तो हिंदी में आप इस पॉइंट को देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, जिसको जो समझ में आता है वो आप देख लीजिए। सेकंड केस में भी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए। एंड सिक्स पॉइंट है जो है ये लॉजिस्टिक,
लॉजिस्टिक समझते हैं ना, एक भाड़ा जो है इधर से उधर ले जाने में जो दिक्कतें, ये वो क्या हुई जो अभी मैंने बात करी, इंटर गवर्नमेंट जो चेक पोस्ट हैं उसको और ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम लगता है उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं। ये प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं जो हमने कहा कि टैक्स स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। देन इन्फ्लेशन के बारे में बात कर ली है, कर का राजस्व जेट में गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू बढ़ जाता है, इसका अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी है और इसका इफेक्ट जो है इसमें भी पड़ता है। देन ये कुछ हमारे सेक्टर्स हैं उसमें क्या क्या डिफरेंट्स आते हैं, क्या इफेक्ट आता है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, यहाँ पर आपको डिटेल में लिख रखा है। ठीक है, इसको आप जितने भी लोग देख रहे हैं अगर आपको इसको स्टडी करना है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, हम आगे बात करते हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसे हम बोलते हैं उसका सीमाएँ, हिंदी में सीमाएँ बोलेंगे। अब क्या क्या डिसएडवांटेज हैं ये भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहली बात आती है टेक्निकल चैलेंज। टेक्निकल चैलेंज में क्या है, क्योंकि हम जीएसटी को तो अप्लाई कर रहे हैं मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है जीएसटी का वो क्या रिक्वायर करता है, सिस्टम बिजनेस को अडॉप्ट करना न्यू सॉफ्टवेयर जो भी, क्योंकि जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो है न्यू सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। कई बार क्या होता है न्यू हाउसेस इस चीज़ को लेके वो नहीं हो पाते हैं, आदि नहीं होते, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। कंप्लेंस रिक्वायरमेंट जो है इनिशियल जो है टीथिंग प्रॉब्लम है भाई, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जो है न्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर एडेप्शन जो है आदत बनाने की है। तो ये एक टेक्निकल चैलेंज है जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत वाला पॉइंट है। और सरकार के लिए भी, सरकार के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इतने लोगों को कैसे एक्सपर्ट बनाया जाए, कैसे इस चीज़ को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, ठीक है, अवेयरनेस फैलाई जाए, इसके ऊपर बात होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज टैक्स बर्डन फॉर सम सेक्टर्स। एक जीएसटी का एक डिसएडवांटेज ये भी है, सर्टेन सेक्टर जैसे स्मॉल स्केल है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, मे फेस हायर टैक्स बर्डन ऑफ जीएसटी रेट कैन बी हायर देन द प्रीवियस एप्लीकेबल रेट। जैसे कुछ टैक्स सिस्टम में, क्योंकि हमने कहा कि जीएसटी में स्लैब्स जो हैं अलग अलग है, जैसे यहाँ पर हमने बात कर रखी है देखो, ठीक है, उसके कारण क्या है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है एक एग्जांपल है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग सेक्टर के रेट हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है कुछ सेक्टर जो हाई टैक्स बर्डन की वजह से इफेक्ट होते हैं और कुछ सेक्टर को इसमें थोड़ा एडवांटेज भी मिल जाता है, ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है। अब कुछ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। स्मॉल ट्रेडर जो छोटे, उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि वो चाहता वो ये कहना चाह रहा है स्मॉल ट्रेडर में फाइंड कंप्लेंट्स एंड रिपोर्टिंग कम्बरसम ड्यू टू नीड ऑफ डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। भाई डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है तो उस चक्कर में क्या होता है उनके लिए बाध्यता बन जाती है रिपोर्टिंग करना और सारी चीज़ें मेंटेन करना। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी का काम होता है भाई, जटिलता हम जो बोलते हैं छोटे छोटे बिजनेसमैन को लेके। जो रेट का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है भाई, 5% से लेकर 28% तक ये जो टैक्स का रेट है वो भी है। तो उस कारण क्या होता है जो टैक्स का अगर रेट इतना ज़्यादा रहेगा उस केस में क्या हो निकल के आएगा, भाई आपका रेट 5% भी है, 8%, तो इन चीज़ों को लेकर मान लिया कोई 8%, 5%, 12, 18 और 28%। अभी तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इस 28% से की एक्सेस से बाहर हैं, उसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली पहले वाले वीडियो में। तो मल्टीपल टैक्स स्लैब होने से, ये याद रखना, मल्टीपल रेट होने से क्या होता है, जो टैक्स का स्ट्रक्चर होने से क्या होता है कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ कैश फ्लो, डिले इन इनपुट क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट रिफंड और कंप्लेंसेस इशू कैन इट एडवर्सली इफेक्ट द कैश फ्लो ऑफ बिजनेस स्पेशली स्मॉल वन। भाई अगर आपका जो रिफंड है, क्योंकि आपका टैक्स क्रेडिट, टैक्स का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड जो है और जो कंप्लेन इशू है वो टाइम पे नहीं हुआ, और उसका इफेक्ट क्या होगा जो छोटे बिजनेसमैन है उनको पड़ेगा, क्योंकि उनका बिजनेस में अगर टैक्सेस ज़्यादा चलाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा उनको ग्रोथ करने में दिक्कतें आएंगी। तो उसका एक डिसएडवांटेज भी है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसको। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें एक अच्छी बात बोल रखी है कि भाई आपने ये साफ साफ कह रहा है नीड फॉर कंटिन्यूस अपडेट। भाई आप कंटिन्यूस अपडेट नहीं रहेंगे तो ये भी बहुत डिसएडवांटेज है भाई, आपको हमेशा फ्रीक्वेंट चेंज इन जीएसटी लॉ, जीएसटी की लॉ में, क्योंकि गवर्नमेंट बदलती है, गवर्नमेंट की नीड जो होती है उसके अकॉर्डिंग, और रेट्स जो हैं सर्टेनिटी जो है एक जैसी नहीं रहती है। उससे क्या होता है जो बिजनेसमैन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, उसके फ्यूचर प्लान से फाइनेंस को लेकर इफेक्टिवली काम नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा दिक्कत करने वाला पॉइंट है कि भाई आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी बिजनेसमैन को। वो सॉफ्टवेयर को लेकर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं हो रही है, रेट के बारे में भी बात हो रही है, जो जीएसटी के लॉज हैं उसके बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेके भी बारे में बात हो रही है। तो उससे क्या होता है जो उनके प्लान है बिजनेसमैन के, उनके जो प्लान है फाइनेंस को लेकर वो क्या हो जाते हैं इफेक्ट करते हैं। जो ये क्या काम करता है ये डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हो गए आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इनको लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसके नोट्स आप बना लीजिए, मेक नोट्स। ठीक है, आगे बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग जीएसटी डिसएडवांटेज। अभी जो मैंने बात करी थी उसको हमने
कुछ एक डायग्रामेटिकली में बात कर रखी है। भाई हमने बात करी कि टेक्निकल चैलेंजेस हैं, एडेप्शन की बात हो रही है यहाँ पर, एडेप्टेशन, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल चैलेंजेस को जानना बहुत जरूरी है। स्मॉल स्केल कम्प्लेक्सिटीज़ फॉर स्मॉल ट्रेडर्स के लिए क्या कम्प्लेक्सिटीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन को लेके है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, वो दिक्कत करता है। इम्पैक्ट ऑफ कैश फ्लो, क्योंकि आपका रिफंड टाइम पे नहीं आएगा, रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट, टैक्स इनपुट क्रेडिट, ठीक है। अगर टाइम पे आपका टैक्स इनपुट क्रेडिट नहीं आएगा तो उससे क्या होगा, कैश का इनफ्लो स्मॉल स्केल जो बिजनेसमैन करते हैं, स्मॉल बिजनेस हाउसेस हैं, उनको ग्रो करने के लिए क्या होता है, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। देन टैक्स इंक्रीज टैक्स बर्डन, कुछ को सेक्टोरियल है, जैसे हॉस्पिटल की बात करी थी मैंने, ठीक है, या कुछ ऐसे सर्विस सेक्टर जैसे होटल्स की बात है, वहाँ पर जो टैक्स का बर्डन जो है ज़्यादा है, उससे क्या होगा, जीएसटी की वजह से हाई टैक्स होगा तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है का मार्जिन कम रह पाएगा। देन रेट ऑफ स्ट्रक्चर जो है, रेट ऑफ स्ट्रक्चर जो है 0% से लेकर कितने परसेंट है, 28% तक टैक्स का स्ट्रक्चर है, 5, 12, 18, 28, 28, इतने स्ट्रक्चर हैं, तो उससे क्या कॉम्प्लेक्सिटी और कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, और लगातार आपको क्या रहना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज, एक डायग्रामेटिक वे पे है, आपको मैंने बताने के लिए बना रखा है, ताकि आप पॉइंट्स भी याद कर लें, डायग्राम भी याद कर लें, जैसे आप याद करना है। अगर आप चाहें तो एग्जाम के लिए ये डायग्राम याद कर लो, पॉइंट्स को आपको याद करने हैं, अंदर आप खुद ही लिख लेंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इन इंडिया। भाई इंडिया में जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। सिंपल है और आपने कई बार सुना भी होगा, तो चलते हैं। देखिए गुड्स और सर्विस जो इंडिया में है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हमने बांटा है। अब देखो क्या कहता है, कम्प्रीहेंसिव और इफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर डिपार्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है टैक्स का स्ट्रक्चर दो स्टेट में बांटा है, दो सिस्टम में बांटा है, टू ट्रायल सिस्टम है। जीएसटी इन इंडिया इज ड्यूअल टैक्स स्ट्रक्चर दैट इंटीग्रेट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। भाई ड्यूअल टैक्स स्ट्रक्चर जो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट के बिटवीन क्या गया, इंटीग्रेट गया, जोड़ा गया, ठीक है। जिससे अब देखो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है सीजीएसटी कहते हैं, इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इंट्रा मतलब हो गया स्टेट, वन स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपका कोई प्रोडक्ट आता है सप्लाई होने पर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस केस पे जो टैक्स का कलेक्शन होगा कौन करेगा, इंट्रा स्टेट, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड केस आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज इम्पोज बाय इट इज इम्पोज बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन ट्रांजेक्शन अकर्स विद इन सिंगल स्टेट। अगर एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन होती है किसको लेके, कोई प्रोडक्ट को, गुड्स को लेके, तो बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर चार्ज। भाई याद रखना, दोनों केस में दोनों चीज़ें चार्ज होती हैं अगर एक ही सिंगल स्टेट में कोई ट्रांजेक्शन होती है। फिर वो डिपेंड करता है कि कोई प्रोडक्ट कितने का, सपोज हम कहते हैं एक प्रोडक्ट की कीमत, एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, उसमें अगर 10 रुपये का जीएसटी लगा है, अगर रेट है 5%, तो आधा आधा, 5 रुपये आपका, 5 रुपये आपका, CGST एंड SGST, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांटा जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक पॉइंट और है जो हम ट्राइड सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो क्या करता है, इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या इम्पोज किया, किससे इम्पोज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इंश्योर दैट द टैक्स रेवेन्यू इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। जो भी टैक्स रेवेन्यू है वो सेंट्रल और स्टेट के बिटवीन क्या होगा, बांटी जाती है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर लगाया जाएगा तो उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों में बांटी जाती है, जो भी उनका शेयर होगा। मैक्सिमम केस में आपके जो टैक्स का रेट है दोनों केस के लिए बराबर रहता है, ठीक है। आगे एक बात कर लेते हैं, देखो इंटीग्रेटेड में हमने बात करी, एक तो है भाई आपका स्टेट की बात करा हमने, स्टेट जीएसटी, जो अगर हम इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसमें जीएसटी के बारे में बात हो रही है, तो भाई उसमें एक तो स्टेट जीएसटी हो गया हमने, जिसका कलेक्शन जो स्टेट के थ्रू होता है, जो हमने भी बात करी, यहाँ पर लिखा भी है देखो, इंट्रा स्टेट है, और ये इंट्रा सप्लाई ऑफ गुड्स है वो कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर सिंगल स्टेट की बात है, स्टेट टू स्टेट, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका सेंट्रल जीएसटी के बारे में। सेंट्रल जीएसटी जो हमने बात करी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज किया जाता है, ठीक, ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हम एक प्रोडक्ट लेते हैं तो दो चीज़ें ये तो होनी ही होनी है। देन थर्ड पॉइंट आता है आपका इंटीग्रेटेड। जब इंटीग्रेटेड की बात करते हैं उस केस में क्या होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, IGST बोलते हैं, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये इंटर स्टेट सप्लाई होती है, दैट मीन्स स्टेट बिटवीन टू स्टेट के बीच में, या हम कहें आसाम है एक स्टेट और हम दूसरा कहें हम उत्तराखंड, इनके बीच में अगर कोई गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई होगी तो उस केस में IGST लगता है। अब उस केस में क्या होगा, IGST जब लगता है तो दोनों, या हो सकता है कोई यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है, स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरी की भी बात होती है इसमें,
ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। अब क्या फीचर हो सकते हैं, ये इसका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चार्ज होता है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेवी किया जाता है। और जब आईजीएसटी कलेक्ट होता है, ये ध्यान रखिए, आईजीएसटी जब कलेक्ट होता है, इसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट के जो शेयर होते हैं उन पे अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट करती है जितना भी हिस्सा होता है। मगर जब हम बात करें यहाँ इसकी और इसकी, इसमें क्या सेंट्रल का भी हिस्सा होगा, स्टेट का भी हिस्सा होगा, ठीक है, हम CS भी कह सकते हैं। इस केस में क्या पूरा पूरा यूनिफाइड में इंटीग्रेटेड इन्हीं के पास जाएगा, मगर इसका हिस्सा जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो उसका वो है पार्ट है, वो जिस भी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होगी सेंट्रल में, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को उनका जो पार्ट उनके हिस्से में आएगा, पोर्शन, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अपना कुछ वर्थ है, अगर कोई सामान बेचता है 1 लाख रुपया कर्नाटक का, तो जीएसटी का रेट सपोज 18% है, जो टैक्स IGST लगेगा 18% लगेगा, इंस्टेड ऑफ सेपरेट GST और SGST, ठीक है। अब इसका मतलब ये समझ लो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, IGST, ठीक है। सपोज एक हमने कहा कि आसाम आसाम से अगर कोई प्रोडक्ट निकल के जाता है, ध्यान सुनिए, आसाम से अगर कोई प्रोडक्ट निकल के जाता है, हमने कहा कि उत्तराखंड 1 लाख रुपए, सपोज हमने कहा 1 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट, इसमें हमने कहा कि 18% सरकार ने टैक्स लगा रखा है, तो 18,000 रुपये जो है कलेक्ट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूरा पूरा यूनिफाइड में IGST लगाएगी, IGST, उसके बाद अगर IGST लग गया तो CGST नहीं लगेगा और SGST नहीं लगेगा। अब क्या होगा, ये जो कलेक्शन हुआ 18,000 का, ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट आए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये हिस्सा उत्तराखंड का जितना भी बचे बनेगा और आसाम का जितना भी हिस्सा बचे बनेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी उनको, ठीक है। अपने पास जब सारा कलेक्शन आ जाएगा, पूरा ऐसे पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया में भी होता है। ये रहा उसका एक एक्सप्लेनेशन। आगे हम बात करेंगे GST काउंसिल के बारे में। भाई GST काउंसिल क्या है, काउंसिल मतलब परिषद कहते हैं भाई। GST काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट मेक्स रिकमेंडेशंस अबाउट, भाई इसका काम क्या है, इसका काम है रिकमेंडेशन देना, क्या होना चाहिए, सिफारिशें कहते हैं जिसे हम शुद्ध हिंदी में, सिफारिश, भाई सजेशन देना कह सकते हैं अबाउट GST फ्रेमवर्क, GST के फ्रेमवर्क को, या जितने भी GST में काम कैसे होना है, GST में कोई भी चीज़ नहीं लानी तो उसका रिकमेंडेशन देना, सजेशन देना, टैक्स का रेट क्या होना चाहिए, या कोई ऐसे रिलेटेड इशू है जिसका इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो ये काम किसका होता है, GST काउंसिलिंग। अब काउंसिलिंग का मतलब, काउंसिल का मतलब हो गया मेंबर ऑफ बॉडी हो सकते हैं ABCD, ऐसे करके हमने कहा कि 4 लोगों को हमने एक मेंबर बनाया जो एक काउंसिल का काम करेंगे, जिनका काम क्या रहेगा, टैक्स रेट का इशूज़ को सॉल्व करना, अगर कोई और इशूज़ आ रहे हैं GST को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उसके ऊपर बात करना पहला, ये दूसरे उसके फ्रेमवर्क के ऊपर बात करना और अपनी रिकमेंडेशन देना, ये सारे पॉइंट्स किसके होते हैं, काम किसके होते हैं, काउंसिल के, ठीक है, GST काउंसिल के। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है। अब इसमें कौन कौन आता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काउंसिल के अंदर का GST काउंसिल का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अगर अभी की बात करें तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जो है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, तो अभी वो इसकी चेयरमैन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही इसका चेयरमैन होगा, और हर एक स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे इसके मेंबर होंगे, और द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फॉर स्टेट ऑफ फाइनेंस, ये अगर राज्य मंत्री कहते हैं इसको हम, ठीक है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, और सारे यूनियन टेरिटरी और स्टेट फाइनेंस, स्टेट के क्या होंगे फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके मेंबर्स होते हैं, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं तो यही चीज़ आएंगी, इसमें मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं है। आगे बात करेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है, आप स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं, कंपोजिशन कर लिया कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। काउंसिल को लेके, GST काउंसिल को लेके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है यूनियन टेरिटरी डेट मेकिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है स्टेट के सेंट्रल के होते हैं, उनका काम जो है फाइनेंस मैटर को लेके चेयरपर्सन होता है, और चेयरपर्सन जो होता है मेन जो बॉस जो कहेंगे एक ये है, इन 3 लोगों की, 3 नहीं है क्योंकि ये हर स्टेट के अलग अलग मेंबर्स होंगे भाई, हमारे देश में अगर 30 स्टेट्स हैं या और यूनियन टेरिटरीज को मिला लें तो 30 तो ये हो गए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ऐसे और भी एक्सपर्ट होंगे जो इस काउंसिल को इंस्टीट्यूट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, टैक्स स्ट्रक्चर अभी इंडिया में क्या है, इसके बारे में पहले भी टॉपिक्स में डिस्कस कर सकते हैं, किए जा चुके हैं, मगर थोड़ा और कर लेते हैं। देखिए GST जो बेस्ड है मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स और सर्विस में लगाया जाता है, कुछ परसेंट 0% एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, खासकर फ्रेश प्रोड्यूस हैं, एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर हमने गवर्नमेंट ने भी टैक्स GST जो है 0% में चल रहा है। देन ये टैक्स स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं, ये ध्यान रखना। 5% में क्या है, कंजप्शन लाइक पैक्ड फूड आइटम्स जितने हैं वो 5% के अंदर आते हैं। 12% में स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बहुत हैं। 18% में जो है डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड, जैसे मोबाइल के हैं, TV के हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। रेस्टोरेंट की जितनी सर्विसेज हैं। दैन लग्जरी गुड्स जो हैं
उसमें टबैको है, एरोनेटिक ड्रिंक्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती है, कार भी इसी के अंदर आती हैं, लग्जरी गुड्स जितने भी हैं। अब ये जो आपके सामने जो टैक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है 0% से लेकर 0.5%, 18% और 28%। अब ये जो है टैक्स स्ट्रक्चर तो यही रह रहा है अभी, मगर जो प्रोडक्ट हैं इसमें कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट को हम गवर्नमेंट चाहे तो उनको 12% की कैटेगरी में डाल देती है और कुछ परसेंट किसी का घटा देती है, जहाँ पर कंजप्शन लेवल बढ़ता है घटता है या इन्फ्लेशन की स्थिति आती है तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे बात करेंगे जीएसटी का जो टैक्स स्ट्रक्चर रेट है उसके ऊपर बात करते हैं। जो मैंने आपके सामने पहले बता दिया है वो यहाँ पर भी है, ये थोड़ा डायग्रामेटिक वे पे। जीएसटी का स्ट्रक्चर देखो, 0% में क्या होगा, फ्रेश प्रोडक्ट जो आएंगे, जो पेरिसेबल थिंग है जैसे हमने कहा सब्जी वब्जी है, सब्जी फ्रूट्स जो है इसमें आएंगे, सारी चीज़ें फ्रेश प्रोडक्ट जो आते हैं मार्केट में। एजुकेशनल सर्विसेज जो है इसके अंदर आएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है उसके बाद 5% के केस में, सेकेंड पॉइंट ये 0% था। मास कंजप्शन जो आइटम्स होते हैं, पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं वो 5% की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद 12% थर्ड पॉइंट में आते हैं, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़ों के जितने भी पॉइंट्स आते हैं ये सारे 12% पे आते हैं। देन उसके बाद आता है 18% फोर्थ पॉइंट में गुड्स, और ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, जैसे डिजिटल सर्विसेज, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, सर्विस सेक्टर ज़्यादा आता है तो वो चीज़ें आपका कॉस्टली है। तो जैसे हमने कहा इंटरनेट जो है, जो इंटरनेट इतना महंगा है वो 18% इसमें जीएसटी लग रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों महंगा है। ठीक है, और फाइनली जो लग्जरी आइटम्स हैं, जितने भी कार्स हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उसमें 18% सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। ठीक है, ये एक टैक्स का स्ट्रक्चर है, आप इसको देखते रहिए और इसको बना सकते हैं। अब इन चीज़ों को लेके अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्स मेक नोट्स। देखो पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस आपको बताना है कि भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसके क्वेश्चन एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये, इसको आप क्वेश्चन पक्का करिए नोट्स में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फॉर जीएसटी बिफोर जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स की क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी, दैट इज डिसएडवांटेज के बारे में बताना है। जीएसटी क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या है जीएसटी का, इसके बताना है। ये तो सिंपल है, अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, जीएसटी का स्ट्रक्चर और जीएसटी का काउंसिल क्या है जो हमने बताया, अभी तीन प्रकार के लोग, और जीएसटी के रेट क्या है अलग बताया हमने, 5%, 0% से लेकर 28% है। डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें एग्जांपल के साथ लिख सकते हैं, एग्जांपल भी डाल लेना इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट एक्सप्लेन द इनडायरेक्ट टैक्स एंड इट्स फीचर, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और इसके फीचर्स क्या है। ये 6 क्वेश्चन आपके नोट्स कॉपी में होने चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोबारा कह रहा हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन जो है डन है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये आप 100% मान के चलिए, एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसका मतलब है कि आपको सारे क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, like it, like it and comment। ठीक है, ड्रॉप योर कमेंट, ड्रॉप योर कमेंट, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं ताकि हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, हैव अ नाइस डे।